मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है स्थानांतरण के बाद जनसंख्या का। इसमें जो हमारी जनसंख्या है ये हम पूरे वर्ल्ड वाइड पढ़ेंगे, पर पहले मैं हल्का सा भारत की जनसंख्या के बारे में आपको सिनेरियो पेश करूँगी। और ऑलमोस्ट जो फैक्टर्स हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स सब सेम रहेंगे। और विश्व का वितरण करते हुए पहले भारत के वितरण पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगी, क्योंकि हमारा देश जो है वो ओवर पॉपुलेटेड है। चाइना के बाद हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, बस सेकंड अधिक जनाधिक्य वाले देश हैं। और हमारे यहाँ विश्व का 4.7% जनसंख्या निवास करती है। और भारत की कुल जनसंख्या 2011 के बाद 121 करोड़ से अधिक थी, है ना, जो सेकंड नंबर की है। और इस प्रकार से लगता है कि लगभग ये 100 करोड़ का आंकड़ा जो है, मतलब यानी 10 बिलियंस, ये आपकी चाइना के बाद सेकंड कंट्री हमारी। इसके बाद यूएसए, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील की जनसंख्या है। और हमारी जनसंख्या जो है, मतलब ये तो मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि इन सारे देशों की जनसंख्या, रशिया, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इससे भी मिलाकर, इनकी सारी जनसंख्या को मिलाकर हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है। और जबकि हमारे पास भारत का क्षेत्रफल तो 2.4% ही है। और 2000 जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार हमारे यहाँ यूपी, जैसे यूपी में हमारी 19.96 जनसंख्या, करोड़ जनसंख्या थी। और इसको कंपैरिजन करें ब्राज़ील से, तो ब्राज़ील की 19.07 है। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.24 है। तो जापान की जनसंख्या 12.81 है। तो बच्चों, ये बातें जो है ना, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये, जैसे बिहार की जनसंख्या हमारी 10.38 है। तो फिलीपींस की जनसंख्या 9.80 है। मिस्र की जनसंख्या 7.30 है। जर्मनी की जनसंख्या 8.23 है। तो हमारे यहाँ जनसंख्या राज्यों की इतनी ज़्यादा है इन देशों की तुलना में। तो देखिए हमें कितना संसाधन जुटाने पड़ते हैं, कितना हर चीज़ में हमें इन विश्व के राष्ट्रों से 4 गुनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको आर्थिक सुविधा देने के लिए, आपको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, आपको हेल्थ संबंधित सुरक्षा देने के लिए। इट्स अ हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ जनसंख्या, जैसे देखें हम, तो अफ्रीका महाद्वीप की तुलना में जनसंख्या 1.5 गुनी है। रूस से हमारी जनसंख्या 8.6 है। जबकि रूस में एक और बात बता दूं कि जो हाईएस्ट बच्चे जिस लेडी के होते हैं उसको मदर ऑफ रशिया कहते हैं। मतलब वहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार एनकरेज करती है, उनको मेडल देती है। जबकि वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी केयर पूरी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर करना, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या से हमारे यहाँ की जनसंख्या 2.8% ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया से तो लगभग हम 40 गुना अधिक है हमारी। अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जैसे मैंने बता ही दिया तुमको, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान से अधिक है। तो भारत में बहुत से राज्यों की जनसंख्या विश्व के बड़े देशों से ज़्यादा है, जो कि मैंने आपको समझा दिया, और टेबल भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं। तो बच्चों, अब जनसंख्या जो हमारी पहली जनगणना हुई थी भारत की, दूसरा फैक्ट देखो आप बच्चों, 1872 में हुई थी, ठीक है। और इसमें कई तकलीफ रह गई थी, कई कमियां रह गई थी इसमें। बच्चों, विश्व में जनसंख्या गणना सबसे पहले जो ग्रीस है कंट्री, यूनान, उसमें हुई, ठीक है। विश्व को जनगणना का कार्य यूनान ने दिया। पर बच्चों, हमारे यहाँ जनगणना का इतिहास 130 वर्षों से अधिक पुराना है। और हम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पहले देश थे विश्व के जिसने जनगणना को अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। पर हम जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण पाने के टारगेट को आज तक पूरा नहीं कर पाए, आज तक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। जबकि अभी सरकार जो है 2 से अधिक बच्चों पे आपको बहुत सारी जगहों से डिबार कर देती है, जैसे आप पॉलिटिकली खड़े नहीं हो सकते वगैरह वगैरह। जबकि मलेशिया जो एक मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, उसने हमसे
जनसंख्या कानून फैमिली प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन सीखा और वो कब से ही अपने यहाँ जनसंख्या कंट्रोल करने के टारगेट को पूरा प्राप्त कर चुका है। तो कुल मिलाकर तीसरा सिनेरियो हमारा ये है कि हर 10 साल में हम जनगणना करवाते हैं। तो ये 2020 जो है 2021 जो है ये इस साल जनगणना का वर्ष होगा, जिसमें हर 10 साल की जनसंख्या को जोड़ा जाएगा, उसके आंकड़े देखे जाएंगे, जनसंख्या के आंकड़ों का ट्रेंड देखा जाएगा, प्रवृत्ति देखी जाएगी कि जनसंख्या में हमारे यूथ कितने हैं, वर्किंग कितने हैं, नॉन वर्किंग कितने हैं, टेक्निकल वर्कर कितने हैं, वगैरह वगैरह। अब बच्चों ये सब बात क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि जनसंख्या अपने आप में ही एक संसाधन है। क्या है? जनसंख्या अपने आप में एक रिसोर्स है। यानी हमको नंबर ऑफ पीपल आर नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? क्वालिटी कैरेक्टर्स मतलब एक व्यक्ति विशेष की जो विशिष्टताएं हैं श्रम करने की, काम करने की, उन विशिष्टताओं के आधार पर हमने उसको संसाधन किया। संसाधन कहा जनसंख्या को या मानव संसाधन कहा, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है बच्चों। और इसीलिए हम जनसंख्या को इतनी गहराई से डीपली पढ़ते हैं। माजिद हुसैन साहब जिनकी किताब चलती है मानव भूगोल की, उन्होंने आज से करीबन 25 साल पहले मुझे डेमोग्राफिक मैप बनाना बताया था कि हाउ कैन वी डू द प्रिडिक्शन कि आने वाले 10 साल में जनसंख्या का नेचर क्या होगा, ट्रेंड क्या होगा, है ना। तो हम अपनी बात को ग्राफ के जरिए भी स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि अभी आप सेकेंड ईयर के छोटे बच्चे हो इसलिए इतना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग बच्चों, जनसंख्या भूगोल जो है एक पेपर भी इंट्रोड्यूस्ड है हमारा ज्योग्राफी के अंदर। ये तो आपके चैप्टर है मानव भूगोल में, क्योंकि मानव भूगोल जनसंख्या भूगोल के क्रियाकलापों और उसकी गतिविधियों के द्वारा ही निर्धारित हुआ है ना, जो हमने देखा। और मैंने व्हाट्सएप पे जो आपको हल्की स्लाइड्स जो डाली हैं वो आपने ग्रुप में देखी होंगी। तो कहने का मतलब मानव भूगोल की जितनी भी गतिविधियां हैं, क्योंकि जनसंख्या मनुष्य जो है वो जनसंख्या के अंदर आता है, जन और नंबर, इसलिए जनसंख्या हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर, स्वयं में अपने आप में एक फैक्टर है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही जनसंख्या के अध्ययन को हम सरकारें बहुत महत्व देने लगी थी, लेकिन भूगोल में जनसंख्या के अध्ययन को हम मुख्य रूप से जो शामिल कर पाए वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। क्योंकि मैंने तुमसे क्या कहा, जनसंख्या अपने आप में संसाधन है, पर जन लोगों के लिए मतलब मानव के लिए सारी सुविधाएं देना और संसाधनों की व्यवस्था करना ये सरकार या समाज या परिवार या व्यक्तिश जिम्मेवारी होती है ना। तो जनसंख्या वृद्धि जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है, और संगठन मीन्स कॉम्बिनेशन है, इसको हम बाद में देखेंगे बच्चों। पर पहले ही थी मैं कहूँ बात कि जनसंख्या जो है वो कैसे कहलाती है, आपकी वृद्धि दर में कैसे कहलाती है। वृद्धि क्या है? नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं, और इसको हम साइंटिफिकली देखें तो नंबर ऑफ पीपल दे आर इंक्रीजिंग ओवर द रीजन। एक देश में एक निश्चित समय में रहने वाले जनसंख्या वहाँ की कुल जनसंख्या कहलाती है, और एक निश्चित अवधि के बाद उस जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको हम वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि बच्चों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, दोनों तरह से होती है। जनसंख्या में बढ़ाव भी होता है और घटाव भी होता है, और हर 10 साल में मैंने जैसे तुमको बताया इसको हम कैलकुलेट गणना करते हैं। तो किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि के 2 रूप हैं बच्चों। पहला है प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ, दूसरा है प्रवासी ग्रोथ प्रवासी। नेचुरल ग्रोथ, प्रवासी मतलब माइग्रेंट्स, है ना, माइग्रेंट्स इंक्रीज ड्यू टू माइग्रेंट्स। देखो बेटा, प्राकृतिक वृद्धि के अंदर आता है जन्म दर, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। क्या बोला? जब बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट, है ना, तो इसको हम जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। और प्रवासी वृद्धि, माइग्रेंट्स जो होता है बच्चों, जब किसी देश में अन्य देश के लोग आकर रहने लगते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में इनिशियली जैसे कोई 2 देशों के युद्ध होते हैं
तो लोग अपने अपने देश को छोड़ करके पास में जो लगी सीमा से सटा हुआ देश होता है उसमें आके रहने लगते हैं, तो वो शरणार्थी बन जाते हैं, है ना। जैसे अभी आपका सीरिया और लेबनान के अंदर ही हो रहा है, या इससे पहले यहूदियों का फिलीपींस और यहूदियों का हो रहा है इजराइल के अंदर। तो ये जो अभी तो सबसे बड़ा माइग्रेंट जो है वो यहूदियों का है, और हमारे देश में बांग्लादेशी सारे लोग करोड़ों की संख्या में आके रहने लगे हैं, कि एक रफ अनुमान से 10-12 करोड़ बांग्लादेशी या रोहिंग्यास जिसको हम बोल रहे हैं, वो उस तरह के लोग आके हमारे यहाँ रहने लगे हैं। और कई बांग्लादेशियों ने तो भारत सरकार के अंदर राशन कार्ड भी बनवा लिए हैं यहाँ की नागरिकता को जानने के लिए। अब इसीलिए एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था बहुत ही शीघ्र लागू होगी। उससे क्या होगा कि जो ये राशन कार्ड बनाने में जो छब्द रूप होता है, हिडन जो इसमें डीमेरिट्स हैं, वो सारी विषयों के सम्मुख, वो देश के सम्मुख आ जाएंगी। डबल काउंटिंग नहीं होगी, और सिटीजनशिप में आपको एक कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड है ना, पहले आधार कार्ड बनने लगा था तो लोगों ने उसका भी अपोज किया था यूडीपी का। फिर उसके बाद अब एक आधार कार्ड जो है वो बैंक से लिंक्ड है, आपका पैसा अपने आप बैंक में आ जाता है, बैंक वालों को पता लग जाता है कि सही ट्रांजेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बात छोड़िए। तो बच्चों, जब जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ है जब दो समय बिंदुओं के बीच उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन से। अब समय बिंदु क्या हुए बच्चों, जैसे देखिए 2011 और 2021, ये क्या हो गए, दो समय बिंदु हो गए, ठीक है। अब इन दोनों समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, यानी जन्म दर ज़्यादा है, तो उसको हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और इसके विपरीत जब दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या का ह्रास होता है तो हम उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, है ना, नेगेटिव। तो भारत में जब से जनगणना शुरू हुई है तब से हमेशा ही पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। केवल 2021 में अपवाद था जब वृद्धि ऋणात्मक हुई, यानी कोई नेचुरल क्लेमिटी हो जाती है, या कोई जैसे संक्रमण आ जाए, अचानक बहुत लोगों की डेथ हो जाए, अर्थक्वेक्स आ जाएं, ज्वालामुखी फूट जाएं, सुनामीज आ जाएं, इस तरह से कोई नेचुरल कारण से आपका पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, तब हम उसको ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। भारत में अधिकांश वृद्धि प्राकृतिक है, प्रवासी वृद्धि का विशेष महत्व नहीं है। यहाँ पर लोग एक देश से, एक क्षेत्र से दूसरे देश में स्थानांतरित होते रहते हैं, परंतु उसका कुल देश की जनसंख्या पर प्रभाव अब तक जो हमने देखा था वो कम है। पर अचानक से 1 या 2% जनसंख्या का बढ़ जाना, ये अपने आप में एक प्रश्नीय विषय है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमारे यहाँ जो आंकड़े हैं वो 1950-51 से हैं, है ना, जनसंख्या गणना के, जिस पे हमने स्ट्रक्चर वाइज बात की है। और 70-80s का दशक जो है वो जनसंख्या विस्फोट का दशक कहलाया बच्चों। अब 20वीं शताब्दी में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि को हम 4 भागों में बांटते हैं, और ये 4 भाग हैं: स्थिर जनसंख्या, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन 2021, ये होती है 2001 से 2021। फिर आती है सामान्य वृद्धि, स्टडी ग्रोथ 2021 से 51 के बीच। और उसके बाद हमारा आता है अतिवृद्धि, रैपिड ग्रोथ 2051 के बाद 2091 से। और चौथा आता है वृद्धि दर में कमी के निश्चित संकेत के साथ वृद्धि, तीव्र वृद्धि, जो आती है 1981 से लेकर 2011 तक। तो ये बच्चों क्यों, क्योंकि देखो बच्चों, कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि एक्सप्लेनेशन देना है तो आप कैसे पैरामीटर्स, सामान्य कारकों को तो पैरामीटर मानेंगे भी। इस देश में जैसे यूपी में खेती करने की सुविधा अच्छी है, जल सुविधा अच्छी है, यातायात सुविधा अच्छी है, प्लेन एरिया है ना, तो ये नेचुरल कारक तो हो ही गए, पर इसके अलावा सामाजिक कारक क्या हैं, आर्थिक कारक क्या हैं, राजनीतिक कारक क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बेसिक फैक्टर को देखते हैं। जैसे 1901 हमारे यहाँ का बेसिक कारक है ना, और वो कहाँ तक आया, 251 तक आया, 1951 तक आया, सॉरी। फिर 1951 से लेकर के हमारा 1970 तक का जो स्ट्रक्चर आया वो अलग डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हुआ, है ना, जननांकी के आंकड़ों को दर्शाने वाला।
फिर हमारा अचानक से ग्रोथ कम हुई तो वो भी सोचने की है कि किस दौर में क्यों हुई, क्या क्या फैक्टर्स रहे। तो हमेशा तुलना हम बेसिक ईयर और जहाँ बीच में कहीं भी परिवर्तन हुआ है उसको देखते हुए अध्ययन करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।